गोल्डविल लर्नर चैनल में आपका स्वागत है। मैं 9th क्लास की बायोलॉजी में आज आपको तीसरी वीडियो है, ये दूसरे पार्ट की। मैं उत्तक बता रहा था। तो उत्तक जो है कोशिकाओं का वो समूह जो क्रियात्मक और संरचनात्मक रूप से समान होता है, उत्तक कहलाता है। तो उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक का अध्ययन हमने पहले वीडियो में कर लिया है। कल मैंने आपको एपिथेलियम उत्तक बताया, एपिथेलियम उत्तक के भाग बताए। आज हम पढ़ेंगे संयोजी उत्तक। जैसे कि नाम से ही है संयोजी उत्तक, यानी संयोजन करना, जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना, वो होता है संयोजी, कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कहते हैं इसको कनेक्टिव टिश्यू। तो यानी ये उत्तक जो है एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। तो जो चीज जोड़ने का काम करती है उसको कहते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक की परिभाषा, ये उत्तक शरीर में कोई विभिन्न ऊतकों को बांधने या जोड़ने का कार्य करता है तथा शरीर को सुरक्षा, सहारा और दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है संयोजी उत्तक। अब संयोजी उत्तक के प्रकार, संयोजी उत्तक 6 प्रकार के होते हैं: रक्त या रोहित, अस्थि, स्नायु और कंडरा, उपास्थि, एरियोलर संयोजी उत्तक और वसा उत्तक। अब यदि बात करें रक्त या रोहित की, देखिए ये तो वैसे तो बहुत बड़ा पोर्शन है इसका, अलग से जब आप अगली क्लास में चले जाओ तो पढ़ोगे, लेकिन आपके यहाँ बस इतना ही दिया गया है कि रुधिर या रक्त। तो रुधिर को आपने देखा होगा, जब भी चोट लग जाती है तो रुधिर जो है बाहर निकल जाता है, हमारे नसों में बहना। तो ये भी जोड़ने का काम करता है। कैसे जोड़ता है? यानी यदि ये रुधिर न हो शरीर में तो हम शरीर का जो नीचे का भाग है, चाहे वो पैरों की अंगुली है या सिर के जो खाल है, इसको महसूस नहीं कर सकते। यानी जो भी हमारी संवेदना को एक दूसरे तक पहुंचाता है वो क्या करता है? रुधिर ही करता है। अगली क्लास में पढ़ूंगा, रुधिर जो है परिवहन का काम करता है, यानी एक चीज को दूसरी चीज तक पहुंचाने का काम करता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ढोता है, भोजन को पहुंचाता है, छोटी छोटी कोशिकाओं को तक भोजन पहुंचाता है। जब आप आगे पढ़ोगे तो रुधिर के भी 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिका। अब प्लाज्मा क्या होता है? पहले मैं बताऊं आपको संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक की जो विशेषताएं हैं, इनमें कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है। संयोजन करने में जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो बहुत कम होती है संयोजी उत्तक में। दूसरा, यह कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं, अंतराकोश के या अधात्री में धसी रहती है। अधात्री जेली की तरह का तरल, सघन और कठोर हो सकती है। तो रुधिर क्या है? रुधिर जो तरल संयोजी उत्तक है, लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक है। तो इसके 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिका। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा रुधिर का पीले रंग का तरल भाग है, इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं। इसमें 90% तक जल होता है और बहुत सारे लवण, ग्लूकोज, एमिनो, प्रोटीन, हार्मोन तथा पचे हुए और अनपचे हुए पदार्थ घुले हुए रहते हैं। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, इसमें प्लाज्मा। अब रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं भी शरीर में 3 प्रकार की होती है। एक तो सबसे पहले लाल रुधिर कणिकाएं, जिनका रंग लाल दिखाई देता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या ज्यादा होती है। तो दूसरी आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरी आपकी प्लेटलेट्स, इनको जैसे कि डॉक्टर कहते हैं कि आपकी तो प्लेटलेट गिर गई, तो वे चीजें रुधिर में होती हैं, रुधिर से ही जांच की जाती है उनकी। तो लाल रुधिर कणिकाएं ये चपटी, अंडाकार या डिस्क के आकार की हो सकती है। इनमें लाल रंग की विशेष प्रकार की चमक होती है, प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। इनकी संख्या रुधिर में अधिक होती है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल दिखाई देता है। कार्य, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वाहक है। इनको कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाता है, तो लेकर के शरीर से आता है, ऑक्सीजन को लेकर के फेफड़ों से शरीर की छोटी छोटी कोशिकाओं तक जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं ये बड़े परिमाण की अलग अलग आकार की संरचनाओं को मिलाने वाली कोशिकाएं होती हैं।
इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जो कणिकाएं होती हैं वे लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। तो लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती है, WBC जिनको कहते हैं, ये इनकी संख्या कम होती है। इनका मुख्य कार्य क्या है कि ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इनके रोग प्रतिरोधक क्षमता इन्हीं से ही विकसित होती है। ये शरीर में जितनी भी हानिकारक जीवाणु होते हैं या मर्द जो कोशिकाएं होते हैं उनको नष्ट कर देती है। उनको नष्ट करने का काम किसका होता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं का होता है। ये कोशिकाएं संक्रमण तथा घाव के प्रति शरीर में प्रतिरक्षी बल की तरह कार्य करती है। इनके रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह कार्य करती है। तीसरा आपका प्लेटलेट्स, ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। जो दूसरे जंतु होते हैं उनमें नहीं पाई जाती, केवल जो स्तनधारी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है तो उनमें ही केवल प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है? ये रुधिर के थक्के को जमा देती है, जिससे रुधिर की हानि नहीं होती। जैसे कि आपको चोट लगी, यदि आपका रुधिर जमा नहीं, रुधिर निकलना बंद न हो, बंद किसके कारण होता है? थक्का जमने के कारण। और यदि थक्का जमाने का काम किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। यदि ये थक्का ना जमे तो आपका रुधिर बह जाएगा और आप जो है मर जाओगे। तो इनका जो मुख्य कार्य होता है वो रुधिर का थक्का जमाने का कार्य प्लेटलेट्स का होता है। और शरीर में घाव से होकर जो धूल आदि कण भी प्रवेश नहीं करते हैं इन्हीं के कारण प्लेटलेट्स के। तो ये होता है यह कार्य प्लेटलेट्स का। अब रुधिर का जो पूरा कार्य मैंने बताया था पहले भी आपको, रुधिर का पूरा कार्य पचे हुए भोजन को हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ और शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करना इसका मुख्य कार्य है। यानी पूरे शरीर का जो संयोजन है, जिसे वो किसका काम है? वो रुधिर का या रक्त का ही काम है। और समस्त भागों की जो ऊष्मा का वितरण करता है, इनकी ऊष्मा भी इसी के कारण रहती है। शरीर के ताप का नियमन भी रुधिर के द्वारा ही होता है। रुधिर के दो मुख्य कार्य है, एक तो परिसंचरण का कार्य और उसके जो वातावरण है, जो ताप है उसका स्थिर बनाए रखना, उसको नियोजित रखना। फिर तीसरा है आपका अस्थि। अस्थि का काम है, नाम सुना होगा, बोन, हड्डी। तो अस्थि जो है भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, इनके जोड़ने का काम करती है। जैसे कि आपके हाथ जो जुड़े हुए हैं वे एक अस्थि के द्वारा आपकी एल्बोनी के कोने से जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक संयोजी ऊतक है। लेकिन ये बहुत सख्त होती है, मजबूत होती है और ये जुड़ करके आपके कंकाल का निर्माण करती है, शरीर को आकार प्रदान करती है। अस्थि का जो अधात्री फास्फेट्स, कार्बोनेट्स तथा ओसिन नामक प्रोटीन के कारण बहुत सख्त होता है। इस अधात्री में अस्थि कोशिकाएं धसी रहती हैं, अस्थि कोशिकाएं बनी रहती हैं, इनके बहुत मजबूत होती हैं इनकी कोशिकाएं। इसका जो कार्य है कंकाल तंत्र का निर्माण करना और शरीर को सहारा या आकार प्रदान करना, मांसपेशियां व शरीर के मुख्य अंगों को सहारा प्रदान करना और जो शरीर के भीतरी अंग हैं उनकी सुरक्षा करना। अस्थि मज्जा की कोशिकाएं रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती है। अस्थि मज्जा जो बोन मैरो होते हैं, जो हड्डियों के बीच में, हड्डियां खोखली होती हैं और हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो भरा होता है, अस्थि मज्जा जो भरा होता है, वहीं पर ही रुधिर का निर्माण होता है। आपका ब्लड, आपका खून हड्डियों के बीच में भरे हुए अस्थि मज्जा से ही बनता है। अब आई आपकी स्नायु कंडरा, इनको कहते हैं लिगामेंट और टेंडन। आपने आम भाषा में सुना होगा कि भाई इसके तो लिगामेंट टूट गई या मांस फट गया, तो ये चीजें होती है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। तो ये बहुत लचीला होता है, लचक होती है। स्नायु ऊतक बहुत लचीला तंतुमय ऊतक है, यह बहुत कम आधात्री होता है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। कंडरा भी एक प्रकार का तंतुमय संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है तथा यह मजबूत और सीमित लचीलेपन वाला रेशेदार ऊतक है। तो जैसे ये स्नायु और कंडरा है, ये एक संयोजी ऊतक है और ये हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। तो देखिए जब मसल से मसल जुड़ेगा तो वहां काम करेगा स्नायु। अब इनमें जो अंतर होता है, इसमें अंतर क्या होता है? जो टेंडन होता है, टेंडन का मतलब जो कंडरा होती है, कंडरा हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। जो लिगामेंट है वो हड्डियों को जोड़ता है मांसपेशियों से। फिर आई आपकी
जो उपास्थि कार्टिलेज। उपास्थि भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसमें कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना करती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नलिका में मिलती है। उपास्थि जो मिलती है, यह कान है, ये जो मुलायम है, तो यहाँ आपकी ये कार्टिलेज, कान जो है कार्टिलेज से बने हुए हैं। नाक है, इस तरह जल जाता है तो आपको गला दब जाता है, तो ये सब किससे बना होता है? ये उपास्थि से मिलकर के बना होता है। उपास्थि, अस्थि और उपास्थि में अंतर देखो, अस्थि बहुत सख्त होती है, कठोर होती है, और उपास्थि बहुत मुलायम होती है। जैसे आपने हाथ है, हाथ की हड्डी यहाँ से अगर मोड़ना चाहो, एल्बो ये तो जोड़ है, जोड़ने से तो मुड़े जाएगा, लेकिन जोड़ से अगर यदि हम मोड़ना चाहें तो मुड़ेगा नहीं। लेकिन कान जो है जैसे मुड़ गया, तो इसका जो मुख्य अंतर है, एक तो यही है कि कार्टिलेज जो होती है, जो उपास्थि होती है, बहुत मुलायम होती है, लचीली होती है, लेकिन अस्थि बहुत सख्त होती है, कठोर होती है। उपास्थि की अधात्री जो प्रोटीन शर्करा के बनी होती है, इसलिए जो इसे लचीलापन प्रदान करते हैं, जबकि अस्थि की जो अधात्री होती है, अस्थि का जो कोशिकाएं होती है, वे कैल्शियम और फास्फोरस की बने होने के कारण बहुत सख्त होती है। नंबर 5 आया आपका ये एरियोलर संयोजी ऊतक। एरियोलर संयोजी ऊतक यह शरीर के में विस्तृत रूप से पाए जाने वाला ऊतक है। इनके पूरे शरीर में पाया जाता है। इसकी अधात्री जिलेटिन कोमल होती है। यह त्वचा मांसपेशियों के बीच में, रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा अंगों के बीच में अस्थि मज्जा में पाया जाता है। इसके काम क्या है? आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करना और ऊतकों की मरम्मत में सहायता प्रदान करना एरियोलर संयोजी ऊतक का काम है। अब आया आपका वसामय ऊतक। तो वसामय ऊतक वसा का संचय करना, यानी शरीर में जितने भी फैट को एकत्र करना तो काम कौन करते हैं? वसामय तंतु करते हैं, वो वसामय ऊतक करते हैं। यह ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी हुई होती है, उनमें वसा भरा हुआ होता है। इसके जो काम है, इसमें वसा गोलिकाओं के रूप में अतिरिक्त वसा संचित रहती है। वसा समृद्ध रहने के कारण यह उसमें कुचाला का कार्य भी करता है। हृदय, यानी गुर्दे, नेत्र के गोलकों को धक्कों व झटकों से सुरक्षा प्रदान करने का काम इसका, यानी कि जो शरीर के अंग है, जैसे कि हृदय है, आपकी किडनियां हैं, गुर्दे हैं, और आपके जो कुत्ते हैं, तो इनके जो झटके लगते हैं, इनसे सहायता प्रदान करना इसका वसामय ऊतक का कार्य है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपकी बात इस समझ में आई होगी। कल या अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे तो पेशीय ऊतक के विषय में बात करेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं, और पढ़ें और पढ़ाई में ध्यान लगाएं।